हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और ये एपिसोड भैया यहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहा है। भाई यकीन नहीं हो रहा, अभी वर्ल्ड कप 2022 अभी लियोनेल मेसी ने वो यहाँ पर अपना किताब अपनी कहानी पूरी करी थी और 4 साल यहाँ पर होने को आ रहे हैं और अब मात्र सिर्फ यहाँ पर 190 दिन बचे हैं जब हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड कप एडिशन। और अनफॉर्चुनेटली एंड सैडली यहाँ पर नेमार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, प्रोबेबली लियोनेल मेसी, बताएंगे प्रोबेबली यहाँ पर क्यों आया है, लूका मॉड्रिच और तमाम पता नहीं कितने हमारे यहाँ पर चाइल्डहुड हीरोज जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है। अब जब इनका आखिरी वर्ल्ड कप यहाँ पर ये होने वाला है तो इसके साथ यहाँ पर बहुत सारा एंटिसिपेशन, बहुत सारी एक्साइटमेंट, बहुत सारी स्टोरीज। लेकिन आज के इस एपिसोड में यहाँ पर तुमको मैं कंप्लीट गाइड बुक देने वाला हूँ जो तुमको पता होनी चाहिए और शायद से वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज के लिए या फिर आने वाले वर्ल्ड कप एडिशन के लिए ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट पैकेज, चाहे बात करें वर्ल्ड कप ड्रॉ की, चाहे बात करें टीम्स की, चाहे बात करें गाइड की, या फिर बात करें हम यहां पर स्टोरी लाइंस की। सबसे पहले समझ लेते हैं, पहली बार वर्ल्ड कप का एडिशन अब यहां पर 48 टीमों के साथ होने वाला है। द बिगेस्ट एक्सपेंडेड यहां पर वर्ल्ड कप का एडिशन होने वाला है, यानी कि ज्यादा टीम्स, ज्यादा मैचेस, ज्यादा स्टोरीज और ज्यादा एक्साइटमेंट। इसी के साथ यहां पर जैसा पिछली बारी का जो वर्ल्ड कप था वो कतर में हुआ था, एक सिंगल कंट्री, और उसी को होस्ट बनाया गया था और होस्ट ऑटोमेटिकली क्वालिफायर होता है। इस बार हमारे पास यहाँ पर 3 देश हैं जो कि एक साथ मिलकर हमको वर्ल्ड कप 2026 का एडिशन दे रहे हैं और वो है यहाँ पर मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास अब 42 टीम कंफर्म्ड हो चुकी हैं जो कि वर्ल्ड कप का पार्ट होने वाले हैं। 6 टीम्स अभी भी यहाँ पर डाइसी लग रहा है और उनके प्लेऑफ्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर वर्ल्ड कप ड्रॉ आज होने वाला है और आज केओस क्लब यानी कि मैं, YJR, मुक्तेश, चिराग, 1MUFC, चौंकी, हम सब रात ठीक 10 बजे यहाँ पर केओस क्लब के चैनल पे वर्ल्ड कप ड्रॉ का ऑफिशियल यहाँ पर, मतलब हम केओस क्लब का ऑफिशियल लाइव करने वाले हैं। तो डू मेक श्योर कि भाई तुम लोग यहाँ पर हमको वहीं पर मिलना, हम तुमसे पहले बात करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ऑफिशियल ड्रॉ में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऑफिशियल मतलब आज ही है ना ड्रॉ। खैर, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं रूल्स रेगुलेशन की। देखो, 48 टीम का यहाँ पर वर्ल्ड कप ड्रॉ होने वाला है और आज फाइनली हमको पता चल जाएगा कि कौन किसके खेमे में गया है, कौन यहाँ पर फंसने वाला है, कौन बच के निकल गया और अल्टीमेटली हमको किस टीम की स्टोरी किससे भिड़ती हुई दिख सकती है। सबसे पहले यहाँ पर जो सीरीज टीम्स है, पहली बार यहाँ पर फीफा ने एक ब्लॉकबस्टर मैच को कंजर्वेटिव तरीके से लास्ट के मोमेंट के लिए बचा के रखा है। यानी कि अब तुमको इंग्लैंड, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन ये नहीं दिखने को मिलेगा क्वार्टर फाइनल राउंड ऑफ 16 में। उसमें भी एक लूप होल है। वो चाहते हैं कि यहां पर फीफा के बिगेस्ट स्टोरी लाइन और बॉक्स ऑफिस मैचेस हमको सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में ही देखने को मिले। पहले हम यहां पर बात करते हैं होस्ट नेशन की और यहां पर सबसे पहले जो ड्रॉ का स्टार्टिंग होगा वो ये तय ऑलरेडी हो चुका है कि यहां पर मैक्सिको को सबसे पहले यहां पर जगह दी जाएगी और उसको यहां पर पहले A1 दिया जाएगा जिसकी कलर ग्रीन होगी। इसके बाद यहां पर कनाडा को अलग से यहां पर सीड किया जा रहा है ग्रुप बी में B1 के नाम से, और उसके बाद अल्टीमेटली यहां पर ब्लू बॉल होगी जो कि होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिसको D1 यहां पर दिया गया है। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप डी यहां पर ऑलरेडी फिक्स्ड है कि ग्रुप ए का यहां पर जो A1 है वो है मैक्सिको, B1 है वो है यहां पर कनाडा और जो D1 है वो है यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स। इसी के साथ जैसा मैंने तुमको कहा कि फीफा पहली बार सीडिंग लेके आ रहा है, यानी कि फीफा की टॉप 4 टीम्स अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएंगी। फॉर एग्जांपल 32 टीमें राउंड ऑफ 32 में भिड़ेंगी, ठीक है। आप उसको 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं कि 8 टीमें इधर, 8 टीमें इधर, 8 टीमें इधर और 8 टीमें इधर। ऐसे में यहां पर फीफा ने यह रूल निकाला है कि जो नंबर 1 और नंबर 2 है वो आपस में एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते अंटिल द फाइनल। तो उन्होंने इस चीज को मेक श्योर करा है कि यहां पर नंबर 1 की बात करें तो वो है स्पेन, नंबर 2 की बात करें अर्जेंटीना, तो वो इन दोनों को इस तरीके से ग्रुप में डालेंगे। उनका पाथ, उनका रोड टू वर्ल्ड कप फाइनल इस तरीके से बनाया जाएगा कि स्पेन थ्रू आउट द फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अर्जेंटीना को कभी फेस नहीं करेगी अंटिल फाइनल। इसी के साथ उन्होंने ये चीज इंग्लैंड और फ्रांस के साथ भी रखी कि वो दोनों भी एक दूसरे को नहीं फेस करेंगे अंटिल सेमीफाइनल। अब इसमें लूप होल ये रखा गया है कि ये सिर्फ तभी लागू होगा
जब यहाँ पर ये अपने अपने ग्रुप जीतेंगे। यानी कि जिस ग्रुप में अर्जेंटीना होगा, जिस ग्रुप में यहाँ पर फ्रांस होगी, जिस ग्रुप में यहाँ पर इंग्लैंड होगी, जिस ग्रुप में यहाँ पर स्पेन होगी, जब ये अपने अपने सब सेलेक्टिव ग्रुप जीत जाएंगे तभी ये यहाँ पर प्रोटोकॉल को लागू किया जाएगा। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटीना अपना ग्रुप जीतती है लेकिन स्पेन नहीं जीतती और वो रनर्स अब आते हैं अपने ग्रुप में, तो ऐसे में यहां पर इस चीज को मेक श्योर किया जाएगा कि ये रूल लागू नहीं होगा। तब ये यहां पर फाइनल से पहले फेस कर सकते हैं एक दूसरे को। तो ये भी एक चीज इन्होंने मेक श्योर करी है। लेकिन इसी के साथ ही यहां पर सबसे पहले 4 पॉट्स की हम बात कर लेते हैं। पॉट 1 में जैसा मैंने बताया कि होस्ट नेशन को पॉट 1 में ही रखा जाता है, तो कनाडा, मैक्सिको, यूएसए, स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्राजील, पोर्चुगल, नीदरलैंड, बेल्जियम एंड जर्मनी, ये यहाँ पर पॉट 1 में है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम पॉट 2 की बात करें तो क्रोएशिया, मोरक्को, कोलंबिया, यूरुग्वे, स्विट्जरलैंड, जापान, सेनेगल, ईरान, कोरिया रिपब्लिक, इक्वाडोर, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पर पॉट 2 में है। पॉट 3 की बात करें तो यहाँ पर नॉर्वे, पनामा, इजिप्ट, अल्जीरिया, स्कॉटलैंड, पैराग्वे, टूनिशिया और कोट दिवोर, उज्बेकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका आपके पॉट 3 के हिस्सेदार बनेंगे। और पॉट 4 में यहाँ पर जॉर्डन, केप वर्दे, घाना, कोराकाओ, हाइती, न्यूजीलैंड, यूरोपियन के प्लेऑफ ABCD और यहाँ पर फीफा का प्लेऑफ जिसमें ओशनिक और एक आई थिंक कैफ की टीम निकल के आएगी। अंडरस्टैंडेबली तुमको पॉट 4 ईजी लग रहा होगा, बट मैं तुमको पॉट 4 की एक खिचड़ी बता देता हूँ। यहाँ पर पॉट 4 में अभी जो टीम्स पॉसिबली आ सकती हैं वो है यहाँ पर अभी चेक रिपब्लिक आ सकती है, इटली आ सकती है, आयरलैंड आ सकती है, इसके बाद पोलैंड है और अल्टीमेटली यहाँ पर टर्की भी है। ये सारी टीम्स वो हैं जो कि पॉट 4 में आ सकती हैं। और पॉट 4 जो कि सबसे वीकेस्ट ऑफ द सारे पॉट्स का सबसे वीकेस्ट होगा, लेकिन तुम समझ रहे हो अगर ये टीम्स पॉट 4 में आती हैं तो एक कितना ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खराब कर सकती है। अनफॉर्चुनेट। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर भैया स्टोरी लाइंस की, जो कि बहुत सारी हैं और मैं सारी स्टोरी लाइंस को कवर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ स्टोरी लाइंस पे बात करनी जरूरी है। हाल ही में लियोनेल मेसी ने ESPN को इंटरव्यू देते हुए एक बार फिर से अपने अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क खड़े करते हुए उसने ये कहा कि देखो अभी तक डिसाइड नहीं किया है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो मैं अर्जेंटीना को वो देखूंगा भी और सपोर्ट भी करूंगा। यानी कि एक बार फिर से उन्होंने इस चीज पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि अभी भी लियोनेल मेसी अपने आप को एनालाइज ही कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा लियोनेल मेसी जिस तरीके के नंबर्स दे रहा है MLS में, जिस तरीके से लियोनेल मेसी स्टिल अर्जेंटीना का द बेस्ट प्लेयर है। और अभी बात करेंगे हम, लियोनेल मेसी स्टिल क्वेश्चन मार्क खड़ा करके रखे हुए हैं कि क्या वो अर्जेंटीना के लिए खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बुक मेकर्स की बात करें, ऑड्स की बात करें तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर 70% चांसेस उन्हें रख रखे हैं कि लियोनेल मेसी अल्टीमेटली अर्जेंटीना के साथ खेलेंगे ही खेलेंगे और यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड कप को टारगेट करेंगे। और जिस तरीके से अर्जेंटीना की किस्मत चल रही है और उनकी मेहनत है, जहां पर 2021 में कोपा अमेरिका से स्टार्ट हुआ वो ट्रम्प का ट्रायो जो 2022 में उनको वर्ल्ड कप देता है और एक बार फिर से उनको 2024 में कोपा अमेरिका देता है, क्या पता 2026 में एक बार फिर से वर्ल्ड कप उनके खेमे में गिर जाए। साथ ही साथ यहां पर बात करते हैं सबसे बड़ी स्टोरी की जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जा रही है अलॉन्ग साइड लियोनेल मेसी, दैट इज द डिलेमा ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर जो नैरेटिव है, जो यहाँ पर पूरा का पूरा स्टोरी लाइन है, वो कितना पोलर ऑपोजिट है। जहां पर 38 और ऑलमोस्ट 39 ईयर्स ओल्ड जो लियोनेल मेसी होंगे उनके लिए इस पे क्वेश्चन मार्क है कि लियोनेल मेसी शुड प्ले। हाउएवर द स्टोरी जो मीडिया में इस समय चल रही है, जो पूरा का पूरा स्टोरी लाइन है, दैट इज कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेलना चाहिए कि नहीं चाहिए। और इसमें और टॉक्सिसिटी इस चीज से भरी गई है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सो कॉल्ड बैन यहाँ पर फीफा ने लिफ्ट कर दिया गया। आई नो, मैंने इसको पहले भी कवर कर रखा है अपने चैनल पे और मैंने बोला भी था कि फीफा जिस तरीके से चल रहा है कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यहाँ पर वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। ऑफ कोर्स अगर बैन भी होता तो वो पहले 2 मैच मिस करते, लेकिन फीफा दिमाग लगाता है। फीफा कहता है कि भाई ये पोर्चुगल का पत्ता कट गया यहाँ पर पहले 2 मैच में, तो तीसरे मैच में रोनाल्डो खेल के करेगा क्या। तो उन्होंने यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बैन हटाया ये कह के कि रोनाल्डो अगर इस तरीके का फाउल एक बार फिर से करता है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो 2 गेम के लिए बैन हो जाएगा वर्ल्ड कप में भी। तो उन्होंने ये प्रिकॉशनरी डाला है और यहाँ पर रोनाल्डो को इस चीज़ की सहूलियत दी है कि क्योंकि 200 जितने भी रोनाल्डो ने इंटरनेशनल गेम्स खेले हैं, ये उसने अपने लॉन्ग इलस्ट्रियस इंटरनेशनल करियर में पहली बार उसने रेड कार्ड उठाया, तो यहाँ पर रोनाल्डो को सहूलियत मिलनी चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 15 गेम्स में 14
गोल्स मारे हैं जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। विदाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पोर्चुगल बहुत स्ट्रांग है, विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पोर्चुगल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन द पॉइंट ये आता है कि जब बात आती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वर्ल्ड कप पे परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और अब जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑलमोस्ट 41 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, तो सवाल इस चीज़ पे खड़े किया जा रहा है कि यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को क्या पोर्चुगल को लीड करना चाहिए या फिर नहीं। सवाल इस चीज़ पे भी खड़ा किया जा रहा है कि रॉबर्टो मार्टिनेज के पास क्या ये एक फ्री विल है भी कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेंच कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एज ऑलवेज तुमको पता है कि भाई मैं तो डाई हार्ड रोनाल्डो फैन हूँ। मेरे को पर्सनली यहाँ पर लगता है कि रॉबर्टो मार्टिनेज अगर रोनाल्डो को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर पाए, जो कि अनफॉर्चुनेटली फर्नांडो सैंटोस नहीं कर पाए, और रोनाल्डो के साथ साथ ये पोर्चुगल की टीम में इतना स्क्वाड डेप्थ है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर पोर्चुगल इज़ फॉर श्योर वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द वर्ल्ड कप। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर मेजर कॉम्पिटिशन्स की बात करें, हाल ही में यहाँ पर उन्होंने स्पेन को पेनल्टीज पर आया, लेकिन दैट वाज द शॉकिंग रिजल्ट। वो उन्होंने सारे बुक मेकर्स, सारे फेवरेट्स को यहाँ पर डिफाई करते हुए उन्होंने एक मैजिकल और हिस्टोरिक मोमेंट उन्होंने दिया जब उन्होंने स्पेन को जिन्होंने हाई फ्लाइंग कलर्स में यूरो 2024 जीता था, उनको पेनल्टी पे हराया और नेशंस लीग 2025 जीता। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर पोर्चुगल ने एक भी एज अ रिजल्ट पिछले 10-15 सालों में मेजर टूर्नामेंट्स में नहीं दिया है जहाँ पर उन्होंने किसी बड़े नेशन को वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में बाहर किया हो, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो वॉज लीडिंग दैट नॉकआउट मैच। ये एक सबसे बड़ा सवाल और ये एक सबसे बड़ी जो स्टोरी लाइन है उसको रोनाल्डो बीट करते हुए दिखेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर पोर्चुगल के पास है एक बहुत बड़ी इमोशनल मोटिवेशन कह लो, ट्रेजेडी कह लो या स्टोरी लाइन कह लो, द डिमाइस ऑफ डिएगो जोटा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर डिएगो जोटा जो कि ऑलमोस्ट 50 गेम खेल चुके हैं पोर्चुगल के साथ, कहीं ना कहीं पोर्चुगल के उस ड्रेसिंग रूम में, पोर्चुगल के इस पूरे कैंपेन में डिएगो जोटा हमेशा उनके साथ रहने वाले हैं। और वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन रहेगा दैट दे आर गोना डू दिस फॉर डिएगो जोटा, दे आर गोना डू दिस फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सेम एज जब अर्जेंटीना ने 2022 में लियोनेल मेसी के लिए करा था। लेकिन ये भी एक देखने वाली बात है कि जिस तरीके से अर्जेंटीना बहुत ही यूनिफाइड, बहुत ही कलेक्टिव दिखती है यहाँ पर लियोनेल मेसी के लिए, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए ये पोर्चुगल है? दैट रिमेन्स टू बी सीन। इसी के साथ यहाँ पर भैया आती है ब्राज़ील। ये बात तो तय है कि वर्ल्ड कप की अगर इस प्रेस्टिजियस हिस्ट्री लिखने में किसी एक देश का हाथ, सबसे बड़ा हाथ है, तो वो ब्राज़ील का है। लेकिन ये बात भी सच है कि पिछले 2 दशकों की अगर हम बात करें, पिछले 20 साल में अगर किसी टीम ने सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, और पिछले दशक की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट अगर किसी टीम ने किया है तो वो ब्राज़ील खुद ही है। लेकिन ये बात भी अब माननी पड़ेगी कि येस, आफ्टर नेमार का, क्योंकि नेमार अपने करियर के ट्विलाइट में है और उनका भी ये आखिरी वर्ल्ड कप ही होने वाला है। आई थिंक सो। जिस तरीके से नेमार सेंटोस के लिए खेल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी नेमार को छोड़ेंगे। ही इज़ डेफिनेटली नॉट ओनली गोइंग टू ब्रिंग नेमार इनटू द टीम, बट कि मेरे को लगता है कि रफीनिया, विनीसियस जूनियर, लुकस पाकेता, ब्रूनो गमारेश और इन सारे हाई फ्लाइंग बॉक्स ऑफिस प्लेयर्स के आगे वो नेमार को ना ही सिर्फ रखने वाला है, बल्कि वो एक्चुअली में उसको लीडर भी बनाएगा। लेकिन जहाँ मेसी दूसरी बार अपनी किताब को पूरा करेंगे, जहाँ रोनाल्डो इन सारे ऑड्स को डिफाई करते हुए अपनी कहानी पूरी करने के चक्कर में, मेरे को लगता है कि इन दोनों के बाद अगर किसी का सबसे बड़ी स्टोरी जिस पर पूरी दुनिया की नज़र होगी तो वो यहाँ पर नेमार जूनियर खुद है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक मेसी, और जिस तरीके से मेसी की स्टोरी है, जिस तरीके से रोनाल्डो की स्टोरी है, इन दोनों से ज़्यादा ट्रैजिक स्टोरी एक्चुअली में नेमार की भी है। नेमार जिस तरीके से बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे, बहुत ही अनलकी रहे अपने करियर में इंटरनेशनली, कहीं ना कहीं नेमार को भी ये चीज़ पता है कि ये रिडेम्पशन का, वेंजेंस का एक आखिरी मौका है, और ब्राज़ील टीम इस चीज़ के लिए तैयार है। ऑल्सो इतने हानन फानन, इतने उतार चढ़ाव के बाद फाइनली उनके पास एक ऐसा मैनेजर आया है जो कि ना ही सिर्फ मैन मैनेजमेंट में गोट है, बल्कि यहाँ पर नॉकआउट गेम्स में अपनी टीम को कैसे निकालना होता है उसमें भी माहिर है, एंड दैट इज़ द कार्लो एंसेलोटी। इसी के साथ यहाँ पर विनीसियस जूनियर पे भी एक चीज़ होगा कि जब यहाँ पर रियल मैड्रिड में विनीसियस जूनियर फोड़ रहा था, इवन इन हिज बैलन डोर कैंपेन, ही नेवर क्लिक्ड फॉर ब्राज़ील। अप अंटिल नाउ ऑल्सो ही नेवर क्लिक्ड फॉर ब्राज़ील। और ये विनीसियस जूनियर की इंटायर फुटबॉल लेगेसी पे एक बहुत बड़ा स्टेन तो है। बट यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी अगर कोई बंदा है जो यहाँ पर विनीसियस जूनियर के इस रिडल को सॉल्व कर सकता है, तो वो अल्टीमेटली अब विनीसियस जूनियर के पास आ चुका है। ये वही बंदा है जिसने रियल मैड्रिड में विनीसियस जूनियर को ना ही सिर्फ ब्रेक थ्रू दिया, बल्कि उसका हाईएस्ट पॉइंट, उसके करियर का हाईएस्ट अचीवमेंट, उसके करियर का सबसे बड़ा मोमेंट यहाँ पर
स्वयं कार्लो एंसेलोटी ने दिया था, और अब वो ही यहाँ पर इंटरनेशनल टीम की बागडोर संभाल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रफीनिया है, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो इस ब्राज़ील टीम से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमको एक्सपेक्टेशंस होंगी। बात करते हैं यहाँ पर इंग्लैंड कर्स की। अब जैसे यहाँ पर इंग्लैंड के साथ, जैसे यहाँ पर पोर्चुगल के साथ भी ना, इंग्लैंड के साथ भी है, बट इंग्लैंड क्या है कि इंग्लैंड पोर्चुगल का सक्सेसफुल वर्जन है, ठीक है। अब ऑफकोर्स तुम में से काफ़ी सारे लोग कहोगे भाई पोर्चुगल ने तो जीते भी हैं, यूरोज जीता है, नेशंस लीग जीता है, और मैं कहता हूँ कि ये एक ट्रम्प है जो कि पोर्चुगल के पास है ओवर इंग्लैंड। बट इंग्लैंड एटलीस्ट वर्ल्ड कप की बात करें या फिर उन कॉम्पिटिशन्स की बात करें जिस कॉम्पिटिशन में पोर्चुगल फ्लॉप रहती है अर्ली स्टेजेस में, उन कॉम्पिटिशन्स में इंग्लैंड एक्चुअली में बहुत डीप जाती है। और ये सब हुआ था गैरेथ साउथगेट के अंदर। लेकिन अब जो नया मैनेजर आया है पिछले 1.5 साल से, दैट इज थॉमस टूकल। और वर्ल्ड कप में ये तो एक अलग बात होती है कि सारे वर्ल्ड कप के मैचेस जीते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के। ये एक दूसरी बात होती है कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में गोल ही नहीं कंसीड करा। तुम समझ रहे हो लेवल, गोल ही नहीं कंसीड करा। लेकिन इस टीम के साथ भी देखो, इंग्लैंड की टीम है और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। यह बात तो तय है कि हैरी केन इज द फेस ऑफ दिस इंग्लैंड टीम, जो कि बहुत स्टार स्टडेड है, मतलब कुछ ज़्यादा ही स्टार स्टडेड है, एटलीस्ट अटैकिंग और मिडफील्डर्स में। तो जहाँ पर मिडफील्ड में उनके पास डेक्लन राइस जैसा एक लीडर है, उनके पास अटैक में हैरी केन है। सवाल यह आता है कि जूड बेलिंगम, जिसको अक्टूबर में बुलाया ही नहीं गया, नवंबर में अंदर थॉमस टुकल उसको यहाँ पर फीचर करवाया गया, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या बेलिंगम सूट भी करता है थॉमस टुकल की इंग्लैंड में, क्या बेलिंगम फिट भी करता है। सवाल ये है कि क्या थॉमस टुकल मेक श्योर भी कर रहा है कि जूड बेलिंगम शुड बी द स्टार ऑफ हिज इंग्लैंड टीम, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर नहीं लग रहा, और वर्ल्ड कप से पहले ज़्यादा गेम्स है भी नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जूड बेलिंगम को लेके इंग्लैंड के मैनेजर थॉमस टुकल का भाई क्या हाथ है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या टेक है, क्या ओपिनियन है। बिकॉज कुछ और पता ना हो पता हो, ये तो पता है कि थॉमस टुकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और अगर सही में वो जूड बेलिंगम को लेकर कुछ कह भी देगा भाई, उसका कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल तो लग रहा है कि वो मॉर्गन रॉजर्स को जूड बेलिंगम से ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, बट एट द सेम टाइम यू नेवर से नेवर। और जूड बेलिंगम जिस तरीके से क्लच है, बाहर बिठाना लग नहीं रहा कि ज़्यादा बड़ा कोई वो बहुत बढ़िया टेक होगा, बट हु नोज। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं फ्रांस की। तुम सोचो, एक बंदा, मतलब एम्बापे के रिडेम्पशन की बात हो रही है, ठीक है, एम्बापे के रिडेम्पशन की बात हो रही है, एम्बापे की वेंजेंस की बात हो रही है, 26 साल का है, 2018 में ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुका है, और उसमें पहले अर्जेंटीना को बाहर किया था, फिर उसके बाद यहाँ पर क्रोएशिया को हराया था, 2022 में हारे थे। लेकिन अगर वो वर्ल्ड कप का फाइनल कुछ हद तक या फिर लास्ट मोमेंट तक वो टक्कर का था, तो वो इसी बंदे की वजह से था। किलियन एम्बापे ने उस हारे हुए वर्ल्ड कप में भी कहीं ना कहीं अपना नाम और इतिहास लिखा था, जब उसने यहाँ पर सिंगल हैंडेडली हैट्रिक मार के फ्रांस को वो मौका दिया था कि वो अर्जेंटीना को एक बार फिर से हराकर वर्ल्ड कप बन सके सक्सेसिवली। और आज कहीं ना कहीं जब अर्जेंटीना उस पोजीशन में आई जहां पर 2022 का वर्ल्ड कप के बाद वो 2026 में वो सक्सेसिव वर्ल्ड कप जीत सकती है, तो एक बार फिर से किलियन एम्बापे वो वेंजेंस और रिडेम्पशन के लिए उतरेंगे। और सोचो भाई कि 2026 है और किलियन एम्बापे अपने करियर के प्राइम में है। ऑल्सो यहाँ पर डिस्चैम्प्स की बात करें तो जितना ही इलस्ट्रियस किलियन एम्बापे का करियर है, उतना इलस्ट्रियस मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल लेगेसी है यहाँ पर डिस्चैम्प्स की, जहाँ पर 2018 का वर्ल्ड कप जीता, 2022 के फाइनल में गए थे, एंड अल्टीमेटली यहाँ पर यूरो 2024 थोड़ा फ्लॉप गया। लेकिन अब यहाँ पर 2026 वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है, और उसके बाद हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ज़िनेडिन ज़िडान वुड बी द न्यू फेस ऑफ दिस फ्रांस टीम। इस फ्रांस की टीम में इतनी क्वालिटी है, इतनी डेप्थ है कि अगर ये ना भी ढंग का खेले, अगर इनके पास ना भी कोई टैक्टिक्स है, सिर्फ 11 बंदे ऐसे ही खड़ी कर दे, तो यहाँ पर उससे भी डर लगना चाहिए। ऑफ कोर्स किलियन एम्बापे नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेकिन उसके साथ यहाँ पर ह्यूगो एक्टिके है, द करंट बैलन डोर विनर उस्मान डेम्बेले है, यहाँ पर ऑरेलियन चुआमेनी की हम बात करें, डिफेंस में यहाँ पर जूल्स कोंडे है, विलियम सालिबा है, उपामेकानो है, कोनाते है, इतना सब कुछ है यहाँ पर। खैर, इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं इजिप्ट की। भाई इजिप्ट ने, मेरे को लगता है कि 2018 के वर्ल्ड कप के बाद से पहले ज़्यादा कुछ वर्ल्ड कप उन्होंने फीचर नहीं करे थे, 2022 में भी नहीं थे, लेकिन अब यहाँ पर मोहम्मद साला उनको एक बार फिर से वर्ल्ड कप में लेके आ रहा है। लेकिन लेके तो आ रहा है और इजिप्ट अच्छा भी खेल के आ रही है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर लिवरपूल के पूरे ट्रैजिक कोलैप्स के बाद अब बात यहाँ पर मोहम्मद साला के पर्सनल ट्रैजिक कोलैप्स पे भी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर लिवरपूल में जिस तरीके से मोहम्मद साला को बाहर बिठाया जा रहा है, सवाल इस चीज़ पे खड़े हो रहे हैं कि क्या मोहम्मद साला का पर्सनल डाउनफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और जो डाउनफॉल हुआ है वो काफ़ी स्टीप है।
ऐसे में यहाँ पर मोहम्मद साला के पास ज़्यादा वक्त नहीं है अपने आप को ये चीज़ प्रूव करने का कि ना ही सिर्फ वो लिवरपूल के इस चेंज ऑफ फॉर्च्यून में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं, बल्कि आने वाले वर्ल्ड कप में वो इजिप्ट को भी पूरा मौका देंगे और उनका साथ निभाएंगे यहाँ पर उमा मामूश। इसी के साथ जहाँ 34 साल के मोहम्मद साला पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वहाँ सवाल खड़े होने चाहिए कि एक ऐसी टीम जिसमें 4 से ज़्यादा बंदे या तो 34 साल के या 34 से ज़्यादा साल के, जिनका एकमात्र सबसे बड़ा क्लच प्लेयर खुद 40 साल का है, लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसी टीम है जिसको अगर आप अंडर एस्टिमेट करोगे तो आप मुंह की खाओगे। और पिछले कुछ मेजर कॉम्पिटिशंस में इस टीम ने करके दिखाया है, और वो है क्रोएशिया। अभी भी यहाँ पर इनका सबसे बड़ा क्लच प्लेयर कोई और नहीं बल्कि लूका मॉड्रिच ही है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ लमीन द कमाल द यमाल द धमाल। यूरो 2024 इतने तगड़े तरीके से जीतना कि आपने उस साल कोपा अमेरिका जीती हुई टीम और उससे 2 साल पहले वर्ल्ड कप जीती हुई टीम को आपने रैंक में पिछाड़ा। मार्च में ये दोनों टीमें एक दूसरे को फेस भी करने वाली हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेन, जो कि इस समय इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 है। ऐसे में यहाँ पर उनका जो सबसे बड़ा स्टार है दैट इज़ नन अदर देन बार्सिलोना के एस लमीन यमाल। और ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि क्या लमीन यमाल 19-20 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं? क्या स्पेन की हाई फ्लाइंग एग्रेसिव एंटरटेनिंग टीम क्या क्लच कर सकती है? क्योंकि देखा गया है यहाँ पर कि स्पेन हिस्टोरिकली जब जब यहाँ पर वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचेस की बात आती है तो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनमें वो क्लच रह जाता है, कहीं ना कहीं वो जो इनएक्सपीरियंस है, क्योंकि अब यहाँ पर ना अभी शायद से कारवाहाल पे क्वेश्चन मार्क्स हैं, यहाँ पर सर्जियो रैमोस पे क्वेश्चन मार्क्स है, अब यहाँ पर नहीं है वो पीके, नहीं है वो कार्लोस पुयोस, इनिएस्टा, ज़ावी, इन सब के आने के बाद अब एक नया यंग ब्लड आया है जो कि बहुत हाई फ्लाइंग है बट कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस में लैक करता है। और ऐसे में यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या लमीन यमाल हिस्ट्री लिख सकते हैं? क्योंकि मेरे को लगता है कि यहाँ पर जितनी सारी ये टीम है ना, अभी मैंने बेल्जियम की बात नहीं करी है, बात मैंने यहाँ पर नॉर्वे की नहीं करी, और कहीं ना कहीं मेरा दिल थोड़ा खुश भी हो रहा है कि अर्लिंग हालैंड फाइनली यहाँ पर वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड कप में अर्लिंग हालैंड हमको देखने को मिल सकता है एंड दैट इज गोइंग टू बी फॉर श्योर वेरी वेरी एंटरटेनिंग। इसी के साथ यहाँ पर देखो, मैं तुमको बताया था आज ड्रॉ होने वाला है, लेकिन मैंने एक सिमुलेशन किया था और सिमुलेशन में जो ग्रुप ऑफ डेथ निकला था, पता है किसका निकला था? अबे हमारा ही निकला था, पोर्चुगल का ही निकला था। ग्रुप सिमुलेशन में ग्रुप ऑफ डेथ पोर्चुगल का निकला था, जहां पर पोर्चुगल फेस करती यहां पर ईरान को, फेस करती वो यहां पर इजिप्ट को, और फेस करती वो यहां पर इटली को। अगर ये ग्रुप बन गया तो मैं भाई छत से कूद जाऊंगा। ये ग्रुप नहीं बनना चाहिए बिल्कुल भी। बट डू लेट मी नो अगर तुमको ये एपिसोड पसंद आया हो, तुमको ये गाइड हेल्पफुल लगी हो, तुमको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और एंटरटेनिंग लगी हो, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इसी की तरह यहाँ पर क्लब फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल और वर्ल्ड फुटबॉल को यहाँ पर कवर करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करके ज़रूर जाना। लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के साथ रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।